हेलो एवरीवन, दिस इज़ हिमांशी। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो हम जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर जितने भी थ्योरीज़ हैं, जितने भी मॉडल्स हैं जो कि नेट के भी एग्ज़ाम में, एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में, ऑलमोस्ट ज्योग्राफी के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उन सभी में पूछे जाते हैं, उन सबको डिस्कस करेंगे आज हम लोग। ठीक है, तो एंड तक बने रहिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जिनमें कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, प्लेट टेक्टोनिक है, साइकिल ऑफ इरोजन है डेविस का। उससे पहले कुछ क्लासिकल हाइपोथेसिस भी हैं अर्थ के ओरिजिन की, उनको भी हम आज डिस्कस करेंगे। और मॉडर्न थ्योरीज भी हैं। उसके अलावा डेविस और पेंक का जो इरोजन, साइकिल ऑफ इरोजन है, मॉडल है, उनको डिस्कस करेंगे। डेविस का स्लोप डेवलपमेंट मॉडल है उसको, पेंक का स्लोप रिप्लेसमेंट मॉडल, हेल्सिंकी का पैरेलल रिट्रीट मॉडल। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्लासिकल थ्योरीज से। तो क्लासिकल थ्योरीज़ के अंदर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, इसमें सबसे पहले इमैनुअल कांट का जो गैसियस हाइपोथेसिस है उसको काउंट किया जाता है। इमैनुअल कांट ने सबसे पहले हाइपोथेसिस दी। इन्होंने बताया था कि पहले कोल्ड और गैस ओरिजिन से हुआ है हमारे अर्थ का निर्माण है। वो पहले कोल्ड एक नेबुला था, वो बहुत शांत गति में था और उसमें धीरे धीरे ग्रेविटेशन अट्रैक्शन के कारण उसमें फ्रिक्शन हुआ और मोशन में आया और उससे रिंग्स बनी। उसके बाद नेबुलर हाइपोथेसिस आता है, उसमें बताया जाता है कि किस तरह से एक हॉट नेबुला था और उसमें ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा मोशन कर रहा था और उसके अंदर हीट लॉस हो रही थी धीरे धीरे, उस वजह से हमारा प्लैनेट और हमारा पूरा सोलर सिस्टम बना है। प्लैनेस्टिमल हाइपोथेसिस आता है थर्ड टीसी चैम्बरलिन और फॉरेस्ट मोल्टन का 1905 में। वो प्रोटोसन और इंट्रूडिंग स्टार का जिक्र करते हैं और बोलते हैं कि प्रोटोसन और इंट्रूडिंग स्टार की वजह से हमारी जो अर्थ है उसका निर्माण हुआ है और प्लैनेट हमारा सोलर सिस्टम बना है। फिर आता है टाइडल एक्शन थ्योरी, जीन एंड जेफरे की। टाइडल एक्शन थ्योरी है वो 1919 में दी जाती है। ये एक कैटास्ट्रोफिक ओरिजिन को फॉलो करती है और बताती है कि जो अर्थ का निर्माण है वो एकदम से हुआ है ना। और ये थ्योरी है वो जीन एंड जेफरी, एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा दी जाती है। उसके बाद में बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस आता है जो कि एच एन रशल का होता है। ये भी प्रोटोसन, इंट्रूडिंग स्टार और इनका जिक्र करते हैं, कंपेनियन स्टार का जिक्र करते हैं। उसके बाद सुपरनोवा हाइपोथेसिस आता है 1939 में, होयल्स के द्वारा दिया जाता है। फिर इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस 1943 में ओट स्मिथ्स के द्वारा दिया जाता है। इसके अंदर भी वो बोलते हैं कि सब कुछ है वो डस्ट पार्टिकल्स है ऑलरेडी स्कैटर्ड थे, वो पूरे एटमॉस्फेयर में फैल गए, इस कारण से उनके कारण से पूरे प्लैनेट्स उसका सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ है। फिर मॉडर्न थ्योरीज में बिग बैंग थ्योरी है वो सबसे ज़्यादा प्रचलित है। वैसे तो 2-3 थ्योरी है जैसे कि सामने स्क्रीन पे दिखाई गई है। बिग बैंग थ्योरी है वो सबसे ज़्यादा फेमस हुई है। इसके अंदर बताया गया था कि एक छोटी सी टाइनी बॉल होती है जिसका टेम्परेचर और डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा होते हैं और ये इसमें एकदम से एक्सप्लोजन होता है और इसी के एक्सप्लोजन के कारण बहुत सारी गैसेज, एटम्स, आयंस रिलीज होते हैं और हमारे यूनिवर्स का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये थी क्लासिकल थ्योरीज। अब हम बात करते हैं मॉडल्स की। तो जो सबसे पहला जो मॉडल आता है या थ्योरी आती है वो एफ बी टेलर की है, जो कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट से रिलेटेड है। उन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हाइपोथेसिस दिया था 1908 के अंदर। इनके पास कोई एविडेंस नहीं थे अपनी इस थ्योरी को प्रूफ करने के लिए, तो इनका ये एक हाइपोथेसिस माना जाता है। लेकिन इनके इस हाइपोथेसिस से जो वैगनर ने फिर अपनी थ्योरी दी थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, उसको काफ़ी सपोर्ट मिला है। इनकी जो थ्योरी है वो 1910 में पब्लिश हुई थी। जो उनका जो हाइपोथेसिस था, इन्होंने मेनली बताया था, फोकस किया था कि जो टर्सरी फोल्ड माउंटेन हैं उनके प्रॉब्लम्स के, उनकी ओरिजिन प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने अपना ये हाइपोथेसिस दिया था। इनसे पहले काफ़ी एविडेंसेस मिलते हैं। सबसे पहले 1596 में एक डच मैप मेकर थे अब्राहम ओर्टेलियस और एंटोनियो पिल्गर्नी, उन्होंने एक मैप पब्लिश किया था जिसके अंदर उन्होंने सिमेट्री दिखाई थी। जो हमारा अटलांटिक ओशन का जो दोनों साइड के कोस्ट है, अफ्रीकन कोस्ट और साउथ अमेरिकन कोस्ट, उसके अंदर उन्होंने जिक्सो फिट दिखाया था। फिर उसके बाद में एंटोनियो स्नाइडर आते हैं 1858 में। ये एक ड्रिफ्ट हाइपोथेसिस, ये वर्ड है सबसे पहले एंटोनियो स्नाइडर देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में एफ बी टेलर आते हैं 1908 में, जो अभी हमने डिस्कस किया, जो 1910 में उनकी बुक, जो उनका थ्योरी है वो पब्लिश होती है। उसके बाद में इनके इस हाइपोथेसिस की वजह से जो अल्फ्रेड वेगनर है उनको बल फोर्स मिल जाते हैं, एक तरह से एक हाइपोथेसिस मिल जाती है उनको कि हाँ ऐसा कुछ है। फिर वो इस पर काम करते हैं और एविडेंसेस ढूंढने को
ढूंढने को निकल जाते हैं। वैसे तो जो अल्फ्रेड वेगनर है वो स्टार्टिंग में एक मेट्रोलॉजिस्ट थे, लेकिन फिर वो जियोमॉर्फोलॉजी पे काम करते हैं, मतलब इस तरह से। लेकिन सबसे पहले उन्होंने स्टार्टिंग की थी क्लाइमेट चेंज देखने के लिए, जियोलॉजिकल पास्ट के अंदर कैसे कैसे क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं, है ना। फिर उन्होंने ड्रिफ्टिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स को भी देखना स्टार्ट किया। सबसे पहले जो अल्फ्रेड वेगनर है, इन्होंने 1912 में अपना ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दिया था। ये एक जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट थे। इनकी जो थ्योरी है वो आई थी डाई एंटचुंग डर कोहिनिंग, इस तरह से उसकी एक बुक थी उसके अंदर। इनके अलावा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आती है फिर इसके बाद में, जो सबसे ज़्यादा फेमस हुई है। सबसे पहले ये प्लेट टेक्टोनिक वर्ड है ये J2 जो विल्सन देते हैं 1965 में। उसके बाद प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को एक्सप्लेन करते हैं WJ मॉर्गन 1967 में। ठीक है। जो अल्फ्रेड वेगनर थे, उनके एविडेंसेस और उनके जो क्रिटिसिज्म बहुत हुआ है उनका, तो उसके बाद में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है उसको सर्वमान्य माना गया है, मतलब सभी ने माना है उसको, क्योंकि ये थ्योरी जो है वो प्रेजेंट में जितने भी प्लेट्स हैं उनका मूवमेंट कैसे हुआ है इन सभी के ऊपर बेसिस है। ये बताते हैं कि किस तरह से प्लेट है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है, तो किस तरह से नीचे से मेंटल प्लूम निकल के ऊपर कंस्ट्रक्ट होती है नई प्लेटें, किस तरह से डिस्ट्रक्शन होता है सेम बाउंड्री में जब प्लेटें मूव करती हैं, तो जब साइड में प्लेटें मूव करती हैं तो किस तरह से ट्रांसफॉर्म या कंजर्वेटिव बाउंड्री बनती हैं। ठीक है, तो इस तरह से प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है वो दी गई है। उसके बाद में आते हैं ये मॉडल्स हैं, जिसमें सबसे पहले पेंक डेविस का मॉडल आता है 1899 में। डेविस है वो साइकिल ऑफ इरोजन अपनी जो ज्योमॉर्फिक साइकिल देते हैं। इसमें वो 3 स्टेजेस बताते हैं साइकिल की, कि किस तरह से एक रिवर है वो अपने यूथफुल स्टेज से, फिर मैच्योर स्टेज से, फिर ओल्ड स्टेज के अंदर जाती है। मतलब कंप्लीट एक एज अ ह्यूमन एक रिवर को कंपेयर करके बताते हैं और उनकी तीनों स्ट्रक्चर्स का जिक्र करते हैं। ठीक है, तो इनकी अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है, इससे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके अलावा डेविस का स्लोप डिक्लाइन मॉडल है। स्लोप डिक्लाइन मॉडल के अंदर डेविस है वो जो स्लोप है वो किस तरह से डिक्लाइन करता जाता है टाइम टू टाइम, इसके बारे में बताते हैं। और इससे काफ़ी क्वेश्चन भी बने। इस बार भी नेट के एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आया था, जो उसमें पूछा गया था कि किस तरह से जो सबसे हाईएस्ट हाइट होते हैं यूथफुल स्टेज में और जो मैच्योर और ओल्ड स्टेज में जो लोवेस्ट हाइट होती है, उनके बीच की जो हाइट होती है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको रिलेटिव हाइट बोलते हैं, इस तरह से। इसके अलावा उन्होंने ये 3 स्टेजेस बताई हैं, जिसमें यूथफुल स्टेज है उसमें वी शेप वैली बनती है, मैच्योर स्टेज में यू शेप वैली बनती है और लास्ट में है वो पेनी प्लेन बनता है। तो ये था स्लोप डिक्लाइन मॉडल डेविस का। इसके बाद में पेंक का मॉडल आता है, स्लोप रिप्लेसमेंट मॉडल। इससे भी क्वेश्चन आया था कि किस तरह से स्टेजेज होती है, पहले कॉनकेव स्लोप, कॉन्वेक्स स्लोप आता है, फिर फ्री फेस आता है, फिर डेब्रीज स्लोप आता है, देन बेंडिंग, सबसे लास्ट में बेंडिंग स्लोप आता है। इसके भी सीक्वेंस पूछे गए थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल्स हैं पेंक के। पेंक ने काफ़ी अलग अलग स्टेजेस बताई हैं, जिस तरह से जैसे डेविस भी बताते हैं। तो डेविस तो यूथफुल, मैच्योर और ओल्ड स्टेज बताते हैं, लेकिन जो पेंक है वो बताते हैं सबसे पहली स्टेज है वो एफेस्टेजेंडे बताते हैं। फिर उसके बाद में बोलते हैं कि सबसे पहले वाली कॉन्वेक्स स्लोप थी, एफेस्टेजेंडे जिसको बोलते हैं, जिसको वैक्सिंग स्लोप भी बोला है इन्होंने। ठीक है, जिसको ये पेरियरम ऐसे कुछ वर्ड भी देते हैं कि इसको ये भी बोलते हैं। दूसरी स्टेज आती है ग्लिच फॉर्मिंग स्टेज है, जिसमें यूनिफॉर्म रेट ऑफ डेवलपमेंट होता है। फिर सबसे लास्ट स्टेज होती है एबेस्टेजेंडे एंड ट्विंगलिंग, जिसको हम डिक्लाइनिंग रेट ऑफ डेवलपमेंट भी बोलते हैं। सबसे लास्ट में इसमें जो इसको हेल्डन हैंग भी बोलते हैं, लास्ट की जो होती है उसको वेनिंग एकदम स्लोप है वो हो जाता है। जैसे डेविस है उनको पेनी प्लेन बोलते हैं, इस तरह से जो पेंक है उसको एंड्रम्प बोलते हैं, जो लास्ट स्टेज है उसको। तो इस तरह से ये थे डेविस और पेंक के मॉडल। उसके बाद में एक मॉडल आता है एलसी किंग का मॉडल, थ्योरी ऑफ पैरेलल रिट्रीट। ये भी सब पैडी प्लांटेशन जिसको बोलते हैं, एलसी किंग का जो मॉडल है उसमें तो सबसे पहले किस तरह से वापस से ऐसे स्लोप मतलब रिवर रेजनरेशन भी होता है, इस तरह से वो पैडी प्लांटेशन की बात करते हैं। उसके बाद में थ्योरी आती है इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी रीड की। ये थ्योरी है वो HF रीड के द्वारा दी जाती है, जिसके अंदर वो बोलते हैं कि किस तरह से जब किसी चीज़ को हम इलास्टिक मतलब उस पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, टेंशन होता है, कंप्रेशन होता है, तो वो किस तरह से टूट जाती है। ठीक है,
तो ये थ्योरी दी गई थी इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी बाय रीड। उसके बाद में आइसोस्टेसिस से रिलेटेड थ्योरी है, वो एयरी और प्रेट के द्वारा दी जाती है। उनमें वो बोलते हैं कि किस तरह से जो बाहर जो चीज़ दिख रही है वो अंदर भी उतनी है। तो ऐसा बोला जाता है बाहर जितनी चीज़ कम दिखती है उसका डेंसिटी उतनी ही कम होती है, ज़्यादा होती है सॉरी, क्योंकि उसका अंदर वेट ज़्यादा होता है। बाहर जो चीज़ ज़्यादा दिखती है उसकी डेंसिटी कम होती है। तो इस तरह से ये एयरी और प्रेट के आइसोस्टेसिस से रिलेटेड मॉडल हैं। इनको हम सेपरेट भी एक एक अलग अलग वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी, इनको अलग से समझाऊँगी पूरा कंप्लीट, ठीक है। क्योंकि इसमें वीडियो बहुत लंबा हो जाता, दैट्स वाई इतना अच्छे से समझ भी नहीं आता। तो ये मैंने कंप्लीट एक तरह से जियोमॉर्फोलॉजी के सभी मॉडल्स का नेम और उसकी थोड़ी थोड़ी डिटेल्स भी डिस्कस की हैं, ठीक है। तो अब हम इनको अलग अलग से एक पूरी डिटेल्स के साथ आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो सो पेशेंसली।